आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 1968 का है वैसे तो, लेकिन ये जो अमेंडमेंट हुआ है या कुछ चेंजिंग हुए हैं 2001 में, वह हम आपको लेटेस्ट बताने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो खासकर तो अभी जो CISF में ASI LDC का एग्ज़ाम निकला है उसमें 50 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल से पूछे जाएंगे, उसके लिए है। इसके अलावा जो है CISF में चाहे हेड कांस्टेबल LDC हो, ASI LDC हो, सब इंस्पेक्टर LDC हो या जो असिस्टेंट कमांडर LDC, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोफेशनल से बहुत ज़्यादा 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे दूसरे सब इंस्पेक्टर उनमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने सिर्फ धाराएं आपको बताई थी कि किस धारा में क्या गया है। अब इस वीडियो में हम आपको कुछ धाराओं का, यानी एक साथ तो नहीं बता सकते क्योंकि वो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ धाराओं के बारे में विस्तार से संक्षिप्त से बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का जो नियम कब बनाया गया था। तो दोस्तों, यह 1968 में बनाया गया था। आपको याद होना चाहिए, 1968 में बनाया गया था। और ये जो आपका एक्ट है यानी कि अधिनियम है, उसकी धारा जो है 22 के द्वारा जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वहाँ बनाया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जो नियम बनाए जाते हैं वो किस आधार पर बनाए जाते हैं CISF में। तो CISF में नियम जो बनाए जाते हैं, अधिनियम की धारा जो है 22 के अनुसार जो शक्ति दी गई है उसके अनुसार बनाए जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से भी बन सकते हैं और जानकारी भी होनी चाहिए। अब चलते हैं अध्याय नंबर 1 पे, जिसका नाम है प्रारंभ। प्रारंभ में दिया गया है सबसे पहले धारा नंबर 1 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। तो इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 भी बोल सकते हैं, 2001, क्योंकि 2000 में इसको अमेंड किया। तो यह 1968 ही ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर 2001 लिखा, तो 2001 में मेनली जो इसका बेस है वो 1968 है तो होगा। और इसमें दूसरा ये है कि कब से लागू होगा, ये उस दिन से लागू होगा जिस दिन से संसद द्वारा पारित होने के बाद राजपत्र में प्रकाशित होगा। तो दोस्तों, यह राजपत्र में प्रकाशित होगा उसी दिन से मान्य होगा। धारा नंबर 2 में यह दिया गया है। अब धारा नंबर 1 के 2 में, सॉरी, अब धारा नंबर 2 पर चलते हैं। तो दोस्तों, इस जो है अधिनियम में कुछ परिभाषाएं या कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके महत्व को या जिनके बारे में डेफिनेशन बताई गई है, तो उस पर चलते हैं। तो धारा नंबर 2 का क्या, अधिनियम। तो अधिनियम जो मैं आपको बताया, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम जो 1968 का 50 से प्रेरित है। 1968 का 50 का मतलब 50वां नंबर था 1968 में जो गजट में पास हुआ था। तो आप 1968 माने तो उससे मतलब होगा, ये इसका ये मतलब है। और दूसरा जो है दिया है 2 नंबर धारा का ख में परिशिष्ट से, इस नियम में परिशिष्ट अभिप्रेरित है। परिशिष्ट मतलब जो एक परिशिष्ट बनाया जाता है या जो नामावली बनाई जाती है उससे संबंधित है। धारा नंबर 2 का गैर बंद गिरफ्तारी। अब बंद गिरफ्तारी से जो दोस्तों इसमें अभिप्राय है, किसी भर्ती किए गए बल के सदस्य से मतलब है, तथा उस बल के उस या कोई बल का, बटालियन का या किसी टुकड़ी का या जो भी सदस्य है उसको क्वार्टर गार्ड, किसी चौकी में, भवन में या किसी गार्ड के प्रभार में, यानी कि जो गार्ड है उसको अधीन, उसको किसी भी कैंप के अंदर, शिविर के अंदर जो भीतर परिशोध कर दिया गया है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जो बंद गिरफ्तारी कहा जाएगा। तो धारा नंबर 2 के ग में दिया गया। धारा नंबर 2 का घ मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों, मजिस्ट्रेट का तात्पर्य वही होगा जो जो IPC धारा, जो हमारी दंड प्रक्रिया CRPC है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 3 में यथा निर्दिष्ट किया गया है। मजिस्ट्रेट का जो अंतर कहने मतलब अर्थ है वो जो वहाँ पर दिया गया वही यहाँ पर भी माना जाएगा। धारा नंबर 2 का अण दोस्तों, खुली गिरफ्तारी से, मान लिया खुली गिरफ्तारी से तात्पर्य है किसी भर्ती किए गए बल के सदस्य या बल के जो भी टुकड़ी का सदस्य है, बटालियन का है, तत्समय दखल हुई किसी भी बैरिक, या तो उसको किसी बैरिक में या लाइन में और शिविर की परिसीमा के भीतर परिरोध किया गया है, गिरफ्तार या उसको किया गया कि आप इसके अंदर ही रहना है आपको किसी पनिशमेंट के दौरान, तो उसको खुली गिरफ्तारी कहा जाता है। लेकिन वो परिसर 4 दीवारी जितना भी बड़ा होगा उसके अंदर रह सकता है, उसको किसी कमरे में या बैरिक में या किसी के गार्ड के अधीन नहीं दिया जाएगा, वो खुले में रह सकता है। लेकिन उसकी खुली गिरफ्तारी का मतलब वो कैंप के बाहर नहीं जा सकता। धारा नंबर 2 का च अनुसूची। इसमें जो है अनुसूची जो बनाई गई है उससे संबंधित है। और धारा नंबर 2 का 6
धारा से अभिप्राय धारा अभिप्रेत है, यानी कि जो धाराएं हम बात कर रहे हैं कि धारा नंबर 1, धारा नंबर 2, धारा नंबर 3 या धारा नंबर 90, ये सब धारा का मतलब उसी धारा से है, या इंग्लिश में सेक्शन बोले तो सेक्शन से। धारा नंबर 2 का जय हमला। तो दोस्तों यहाँ पर हमले में बात करते हैं, यानी कि हमले से तात्पर्य आपराधिक बल, विश्वास करने का कारण या संदोष, अवरोध लगा देना या स्वेच्छा अपिति कारित करना, या किसी की स्वेच्छा से घूमने फिरने को, पद से वही अर्थ होगा जो कि इसके भारतीय दंड संहिता में ये कार्य करता है। और हमले का अर्थ भी वही होगा जो CRPC के जो है उसमें वर्णन किया गया है। हम इसमें उन शब्दों और पदों के जो नियम के उपयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वह अर्थ होंगे जो क्रम इनमें अधिनियम में है। अब चलते हैं धारा नंबर 3, यानी कि अध्याय 2 में बल की संरचना के बारे में बताया गया है। इसमें जो है बल का गठन, बल निम्नलिखित 3 शाखाओं में मिलकर बनेगा, अर्थात एक तो कार्यपालक का शाखा होगी, दूसरी अग्निशमन सेवा शाखा होगी, तीसरी होगी अनुसचिवीय शाखा होगी। यानी कि बल में 3 मेन शाखाएं या डिपार्टमेंट, 3 जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग 3 डिपार्टमेंट होंगे। प्रत्येक शाखा ऐसे पर्यवेक्षक अधिकारी, महानिर्देशक से भिन्न और भर्ती किए गए बल सदस्यों में मिलकर बनेगी, जो समय समय पर महानिर्देशक विशिष्ट करेंगे या भारत सरकार भी विशिष्ट करेंगे। तो बल का गठन धारा नंबर 3। धारा नंबर 4 बल की संरचना। धारा नंबर 4 में बल की संरचना में दिया गया है, पर्यवेक्षक अधिकारी और बल के भर्ती किए गए सदस्यों को निम्नलिखित प्रवर्गों में रैंक के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। अर्थात सबसे एक का जो कै में दिया पर्यवेक्षक अधिकारी होगा, उनके बाद महानिर्देशक, अतिरिक्त महानिर्देशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक अग्निशमन, प्राचार्य प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र, प्राचार्य अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान। तो ये जो है इसमें है इस प्रकार से होंगे। फिर इसके बाद प्राचार्य अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान हो गया और निर्देशक चिकित्सा। अब नेक्स्ट में क्या है, ज्येष्ठ कमांडेंट, सहायक महानिरीक्षक, कमांडेंट, सहायक महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, अग्निशमन कमांडेंट, यानी कि एक तरह का जो भी सर्विस कर रहे हैं उनमें रैंक स्ट्रक्चर है। और RTC CTC, जो RTC मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनमें, और जो दूसरे में कौन कौन प्राचार्य होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वो किस रैंक के होंगे, प्रशिक्षण केंद्रों में जो भी आपकी ट्रेनिंग होती है उनके बारे में, या प्राचार्य अग्निशमन सेवा को जो बनाई गई है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और धारा नंबर नेक्स्ट की इसका 5वां में जो दिया गया है, उप कमांडेंट कौन कौन है, अग्निशमन होंगे, चिकित्सा अधिकारी होंगे, सहायक कमांडेंट कनिष्ठ जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, और सहायक कमांडेंट जो अग्निशमन भी होंगे, सहायक कमांडेंट चिकित्सा अधिकारी यानी कि डॉक्टर भी होंगे। भर्ती किए गए सदस्य, सबसे पहले खेमे जो दिया गया है इसमें जो 5 का चल रहा था बल की संरचना, और ये 4 का जो है 5 नहीं 5 6 तो ये हो गए पहले वाले के, और 4 का जो ख दिया गया है इन्हें भर्ती किए गए सदस्य। तो भर्ती कौन कौन किए जाएंगे इसमें देखो, निरीक्षक, कार्यपालक, अशुलिपिक जो अनुसचिव, अग्निशमन और आयुधिक, ये जो है क्या मतलब निरीक्षक होंगे। तो नेक्स्ट है ख में अगर देखें 8वां नंबर पे उप निरीक्षक, ये भी वही होंगे, कार्यपालक, आशुलिपिक। वैसे तो सब इंस्पेक्टर भर्ती किए जाते हैं, इंस्पेक्टर तो बहुत ही कम आशुलिपिक की भर्ती किए जाते हैं। अनुसचिव है, अग्निशमन और आयुष। 9 नंबर पर सहायक उप निरीक्षक, कार्यपालक, अनुसचिव, अग्निशमन और आयुष, और विशेषज्ञ बैंड और मोटर मैकेनिक भी इसमें सहायक उप निरीक्षक के पद पर होंगे। इसके बाद हेड कांस्टेबल में जो है एक तो ड्राइवर होते हैं, कार्यपालक यानी कि GD वाले, अग्निशमन और आयुधिक यानी कि होंगे। इसके बाद कांस्टेबल जो है, कांस्टेबल तो आप जानते हैं प्रत्येक जगह होते हैं, कार्यपालक भी होंगे, अग्निशमन, आयुध, ड्राइवर सह पंप परिचालक, नर्सिंग, सहायक, बैंड, फिटर और ट्रेडमैन। उप नियम 1 के खंड ख के प्रयोजन के लिए उपखंड 11 में उल्लेखित रैंक के भिन्न उप नियम जो है 1 के खंड ख में रैंकों के प्रत्येक सहवर्ग उस प्रवर्ग के नीचे उल्लेखित रैंक में ठीक उच्चतम रैंक होगा। अब
4 का जो दूसरा 4 के दूसरे में दिया, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षा न हो, इन नियमों में कमांडेंट, उप कमांडेंट, सहायक कमांडेंट, निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, अनुचर के प्रति निर्देशक को उप नियम 1 के मद 4 से मद 12 में प्रदिष्ट यथास्थिति पर्यवेक्षक अधिकारी या भर्ती किए गए बल के सदस्यों की सभी या किसी रैंक के प्रति निर्देशक क्रम में सम्मिलित समझा जाएगा। क्रम में इसको इस प्रकार समझा जाएगा। अब धारा नंबर 5, स्थानीय रैंक का प्रदान किया जाना। धारा नंबर 5 में इस नियम में किसी बात के होते हुए भी महानिदेशक बल के बेहतर कार्यान्वयन के लिए जब कभी भी उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए, बल के किसी अधिकारी को उसके द्वारा धारित रैंक में से निम्नलिखित उत्तर रैंक केंद्र सरकार द्वारा पुष्टि किए जाने से अधीन रहते हुए स्थानीय रैंक के रूप में प्रदान कर सकेंगे। यानी कि जो भी महा डीजी सर होते हैं, वो जब भी उनको ऐसा लगता है, आवश्यकता समझते हैं, तो वह सरकार की पुष्टि अनुमति के बाद उस प्रकार वह भर्ती कर सकते हैं। जैसे वो कहने मतलब उच्च रैंक दे सकते हैं। महानिदेशक द्वारा केवल कमांडेंट तक, जिसमें यह रैंक भी शामिल है, स्थानीय रैंक प्रदान की जाएगी। लेकिन इसमें क्या क्या दी है, कमांडेंट रैंक तक कर सकते हैं। दूसरा, उप महानिरीक्षक और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को स्थानीय रैंक गृह मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के पश्चात दी जाएगी। स्थानीय रैंक प्रदान करने की शक्ति महानिदेशक द्वारा उनके अधीनस्थ किसी अधिकारी को आगे प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी। यानी कि जो मान लिया, कहने का मतलब ये है, अगर डीजी ने किसी को कोई स्थानीय रैंक दे दी और वह दूसरे को वह स्थानांतरण नहीं कर सकता, बल का वह अधिकारी जिसे स्थानीय रैंक प्रदान की गई है कमान का प्रयोग करेगा, वह अपनी उसका रैंक का प्रयोग करेगा। उसके बाद उस रैंक को धारित करने वाले अधिकारी की शक्ति इसमें निहित हो जाएंगी। उस रैंक को धारित करने से प्रवृत्त हो जाएगा तथा ऐसी रैंक प्रदान किए जाने की केंद्र सरकार द्वारा 21 दिन के भीतर पुष्टि नहीं की जाती, या महानिदेशक द्वारा जब ऐसा आदेश दिया जाता है, जब वह नियुक्ति को घोषित करने की प्रवृत्ति होती है, तो जिसमें वह रैंक प्रदान की जाएगी। ग में दिया है, ऐसी रैंक धारित करने के लिए कोई अतिरिक्त वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा। घ में दिया है, ऐसी रैंक धारित करने के आधार पर बल के अन्य अधिकारी पर किसी ज्येष्ठ या दूसरे मान्य दावा करने का हकदार नहीं होगा। यानी कि कोई है उनके बैच के जो है, अगर उनको दे दिया गया अपने बैच से, वो सीनियर नहीं माने जाएंगे। अब धारा नंबर 6 में दिया गया है, महानिदेशक के कर्तव्य। महानिदेशक के बल का प्रधान होंगे और वह उच्च दक्षता, प्रशिक्षण, अनुशासन और मनोबल की स्थिति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी कि जो आप जानते ही हैं, जो महानिदेशक होते हैं वो बल के सभी, चाहे डिसिप्लिन हो, ट्रेनिंग हो, अनुशासन हो, सभी के प्रति, ये कोई भी काम के सभी ड्यूटियों के प्रति सभी तरह की जवाबदारी उनके में निहित होती है। उस प्रयोजन के लिए सभी ऐसे कदम उठाएंगे जो आवश्यक समझे, जिसमें वह दौरा करके, निरीक्षण अभिलेखों की परीक्षा करके, रिपोर्ट मांग के, विनिमय बनाकर, अनुदेशन जारी करके, बल के प्रशासन के से संबंधित सभी विषयों पर अनुदेशन जारी करके ऐसा करेंगे। वह विशिष्टता पर्यवेक्षक अधिकारी का मार्गदर्शन करेंगे, उन्हें निर्देश देंगे, सुनिश्चित करेंगे कि वह उसका कर्तव्य हो या कर्तव्य होगा कि प्रत्येक पर्यवेक्षक अधिकारी उनके प्रभाव में बल की दक्षता और अनुशासन को उच्च स्तर पर बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये PDF लेनी है तो आप ये PDF भी ले सकते हैं। और हमने सभी CAPF, चाहे इसमें दूसरी CRP, BSF हो, जैसे अभी इसका भी हम पूरा टाइम नहीं मिलने के कारण वीडियो नहीं बना पाते, लेकिन ASI LDC का भी संपूर्ण कोर्स हमने बना चुके हैं। इसमें आपको प्रोफेशनल के संबंधी एक्ट, रूल और दूसरे अग्निशमन जितने भी हैं सब चीज़ इस तरह PDF मिल जाएंगी। इसके अलावा आपका करंट अफेयर आता है, तो 6 महीने का हम करंट अफेयर आपको ऑनलाइन क्वेश्चन और कुछ इस जो व्याख्यान के साथ मिल जाएंगे, आप उसको पढ़ लें, वहाँ से क्वेश्चन नहीं जाएगा। स्टैटिक GK के हमने 50 टॉपिक अलग अलग जो है PDF बना रखी हैं। जैसे मान लिया भारत की जो परियोजनाओं से क्वेश्चन आते हैं, अभ्यारण्य से क्वेश्चन आते हैं, रेलवे से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सभी जो भी स्टैटिक GK के क्वेश्चन आते हैं, चाहे भारत के लोक नृत्य हो गए, भारत के जो है
लोक नृत्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस तरह की भी पीडीएफ हमारे पास है। तो आपका यहाँ पर प्रोफेशनल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका जो है जीके और करंट अफेयर हो जाता है। रीजनिंग का हमने पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कैसे आया है, क्या उत्तर है, उसको कैसे सोल्व किया गया है, वो पूरा रीजनिंग की पीडीएफ भी हमारे पास उपलब्ध है। आप उसको जैसे मान लें फोर्स के आदमी को इतना नहीं पढ़ने मिलता और आप हल नहीं कर सकते, लेकिन जो सोल्व करने का तरीका बताया गया है उसको देख के जो क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार मैथ और हिंदी इसी प्रकार आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 8825072295 मोबाइल नंबर है, आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अब चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर में क्या दिया गया, धारा नंबर 6 में महानिदेशक स्वयं को पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अध्यक्ष, प्रबंधक, निर्देशकों और प्रबंधकों के साथ जोड़े रखेगा तथा बल तैनात किया गया और बल के संबंध में प्रत्येक ऐसे उपक्रम की समस्याओं और आवश्यकताओं के समय समय पर स्वयं को उपलब्ध रखेगा तथा राज्य की पुलिस एवं अन्य प्राधिकरणों के साथ निकटतम संपर्क बनाए रखेंगे ताकि पब्लिक सेक्टर उपक्रम के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित विषयों के संबंध में राज्य पुलिस और बल के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित कर सके। वह महत्व के सभी विषयों को केंद्र सरकार को सामान्य रूप से अवगत कराएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो हम आज इतना ही बात करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम धारा नंबर 7 से चलेंगे और आपको इसी तरह विस्तार से बताते चलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। अरे कहाँ गया।